मैं रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। बीए पार्ट सेकंड में जो सिलेबस है उसके आधार पर रीतिकाल आपके सिलेबस में है, इसलिए सबसे पहले हिंदी साहित्य के बारे में जानना आवश्यक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल है, वो किस तरह कब प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इस संबंध में सर्वमान्य मत यही है कि जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी, तभी से हिंदी भाषा सने सने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी थी। यह निश्चित है कि जिस काल में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी, उस काल में हिंदी जन भाषा थी। अर्थात जिस समय अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी, उस समय हिंदी जन सामान्य की भाषा थी। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासवेताओं ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विरोध में अनेक रचनाओं को स्थान दिया, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से अभिहित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मेघाता काल का विवेचन करते समय अपभ्रंश रचनाओं का पूर्व पीठिका के रूप में स्थान दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हेमचंद्राचार्य ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की। पहली है परिनिष्ठित अपभ्रंश, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा। दूसरा ग्राम अपभ्रंश, जिसका स्वरूप व्याकरण के नियमों से मुक्त, सतत विकासमान और एक जन भाषा का था। अपभ्रंश के इसी स्वरूप में बौद्धों के पद और धुआ प्राकृत पैंगलम थे पद तथा संदेश राशक आदि रचनाएं लिखी गई। वस्तुतः अपभ्रंश के इसी स्वरूप से जन भाषा हिंदी का विकास हुआ, जो आगे चलकर साहित्यिक भाषा के रूप में परिनिष्ठित हुई। अब हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का साहित्यिक भाषा में परिनिष्ठित होना तथा हिंदी साहित्य का बनना राजा भोज के समय संमत 1050 के लगभग से आरंभ हुआ, जब अपभ्रंश भाषा काव्य के लिए रूढ़ हो चली थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा राहुल शंकर हिंदी साहित्य का आरंभ क्रमशः 8वीं शताब्दी तथा 7वीं शताब्दी से मानते हैं। इन लोगों ने अपभ्रंश की रचनाओं में हिंदी का आरंभिक स्वरूप स्वीकार किया है, किंतु बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वान स्वीकार करते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा का आरंभ 11वीं शताब्दी में हुआ। यह जरूरी है कि परवर्ती अपभ्रंश रचनाओं में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट रूप से मिल जाता है, जिसका काल 7वीं-8वीं शताब्दी तक जाता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर विचार करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, यह परिमाण प्रथम के बराबर नहीं होगी। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। इसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ चले जाते हैं।
उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। इन दोनों बातों को और ध्यान रखकर काल विभाजन किया गया है। अपनी उपयुक्त मान्यता के आलोक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। पहला आदिकाल है, जिसको वीरगाथा काल कहते हैं, संमत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, संमत 1375 से संमत 1700 तक। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहते हैं, संमत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल, गद्यकाल, संमत 1900 से और आज तक। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परवर्ती इतिहासकारों ने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त मानदंड को स्वीकार करते हुए काल विभाजन किया है। बाबू श्याम सुंदर दास, राहुल शंकराचार्य, डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मित्र आदि ने शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन को स्वीकार किया है। नामकरण तथा काल को लेकर कतिपय मतभेद अवश्य हैं, जहाँ रीतिकाल के संदर्भ में भी इन मतभेदों का विचार करना अपेक्षित होगा। अब है हमारा जो हमने पहली क्लास अर्थात BA पार्ट फर्स्ट में आदिकाल और भक्तिकाल का हमने संक्षिप्त अध्ययन किया। इसी तरह BA पार्ट सेकंड में भी रीतिकाल हमारे कोर्स में है। तो रीतिकाल किसे कहते हैं, रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, रीतिकाल की समूह सीमा क्या है, रीतिकाल कौन कौन सी विशेषता हैं, इन सभी विचारों पर हम बारी बारी से ई कंटेंट अर्थात ई क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रीतिकाल। रीतिकाल की कालावधि में भक्ति आदि समस्त मानव प्रवृत्तियाँ पीछे पड़ गई थी। यदि भक्ति भाव कहीं दिखाई देता है तो वह भी विशुद्ध संगारिकता से संपृक्त है और मांसांश से भोजन है। रीतिकाल की समय विषयक सीमाओं के विषय में हमें कोई विवाद दिखाई नहीं देता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य की यही सीमा स्वीकार की है। कुछ लोगों की मानता है कि जिस युग में निरूपण तथा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही, उसका काल संवत 1700 से 19 तक है। इन निश्चित सम्मतों को स्वीकार करने में कुछ को आपत्ति है। इसका कारण यह है कि रीति कवियों के कुछ ग्रंथ इस सीमा से आगे पीछे रखे जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए चिंतामणि कृत रसविलास और मत्ती रामकृत रसराज सन 1643 से 10 वर्ष पूर्व तथा कवि की रसरंग आदि रचनाएं 1843 ईस्वी में लगभग 15 वर्ष बाद की ठीक है। कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ किंतु रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई। ऐसी स्थिति में रीतिकाल की सीमाएं हम सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी के मध्य से और 19वीं शताब्दी के मध्य तक मान लेनी चाहिए। जहाँ तक विषय संबंधी सीमा का प्रश्न है वह भी स्पष्ट है कि इस काल का विषय प्रमुख श्रृंगार रहा है। भाव और रस की दृष्टि से यह काल घोर श्रृंगार का काल है और सभी कवि कमोवेश रूप से सौंदर्य वर्णन की इस सीमा में विचार करते रहे हैं। कला शिल्प की दृष्टि से अलंकार प्रियता, छंद प्रियता, शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं। इन दोनों सीमाओं में सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगारेतर विषयों की ओर मुड़ा है। रीतिकाल के प्रवर्तक किसे मिले, रीतिकाल के प्रवर्तक का से किसे मिले, इसी समस्या के समाधान से यह जानना आवश्यक है कि प्रवर्तक का अर्थ क्या है और कौन सा कवि किस काल विशेष का प्रवर्तक होने की क्षमता रखता है।
प्रवर्तक का सबसे पहले हम प्रवर्तक का अर्थ है किसी परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला। तो प्रवर्तक से तात्पर्य किसी परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला प्रवर्तक कहते हैं। जो किसी विशेष प्रवृत्ति को चलाए वह प्रवर्तक होता है। अर्थात संसार में जो कोई नई प्रवृत्ति चलाए उसको उसी के नाम से उसको प्रवर्तक कहते हैं। इसके साथ ही उस व्यक्ति का प्रतिभाशाली होना, गंभीर मत होना और दूसरों को अपने अनुसार चलाने की क्षमता से युक्त होना ही अनिवार्य है, तभी वह उस काल का प्रवर्तक कहा जाएगा। उस समय का प्रवर्तक का श्रेय उसको दिया जा सकता है। अगर वो अच्छा प्रभावशाली नहीं है, गंभीर नहीं है, दूसरों के अंश अनुसार मोड़ने की क्षमता नहीं रखता, तो वह क्या का प्रवर्तक कोई भी नहीं किया जाएगा। उसमें ये सभी गुणों को होना अति आवश्यक है। किसी प्रवृत्ति को जन्म देना ही प्रवर्तक के लिए पर्याप्त नहीं है कि केवल एक प्रवृत्ति दे करके उसको जन्म देकर वो पर्याप्त नहीं, अपितु वह आवश्यक है उसके द्वारा परिवर्तित मार्ग के अनुसरण करता भी हो है या नहीं है। अर्थात प्रवृत्ति जब भी हो तो प्रवर्तक कहा जा सकता है। तो उस प्रवृत्ति का सभी अनुसरण करके उसके मार्ग पर सभी चलें, तभी वो श्रेष्ठ प्रवर्तक या प्रवर्तकर्ता कहलाएगा। अतः यह नहीं होता जब तक किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तक होने का श्रेय नहीं दिया जाए। अर्थात वो जब अपने मार्ग पर चलने के लिए सभी को अपने अनुकूल करता है, तभी वो साहित्य का प्रवर्तक कहलाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।